हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। एसके साइंस वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सरल आवर्त गति करते हुए कण का त्वरण। सरल आवर्त गति करते हुए कण के त्वरण की बात करेंगे। इसे इंग्लिश में बोलेंगे द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, या ऐसे बोल देंगे द पार्टिकल ऑफ एक्सीलरेशन एग्जीक्यूटिंग ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के जो टॉपिक्स होंगे इस पे पूरी टिप्पणी करेंगे, ताकि इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और इसके पिछले वाला लेक्चर जरूर देखिएगा, ताकि आपको ये जो हमारा टॉपिक हो स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। डियर फ्रेंड्स, हम इस टॉपिक को इस तरह से स्टडी किए हैं ताकि इसमें से जो जो पार्टीशन है, जो जो हिस्से हैं, इनमें जो जो भाग लेते हैं, उन सभी को हम स्पष्ट रूप से लिख चुके हैं। जैसे मैंने लिखा है कि y हमारा क्या होगा। कोई आपसे पूछे कि सर y क्या है, तो आप बता दीजिएगा कि किसी कण का विस्थापन है। बाकी फिगर से मैं अभी समझाऊंगा। a कोई पूछे तो बता दीजिएगा आयाम है, थीटा कोई पूछे तो कण का कोणीय विस्थापन है, ओमेगा कोई पूछे तो कण का कोणीय वेग है। अभी मैं बताऊंगा कि कोणीय वेग क्या होता है। और भी कोई पूछे तो रैखिक वेग है, अल्फा कोई पूछे अभिकेंद्रक त्वरण है, और टी पूछे तो समय, और कैपिटल टी पूछे तो आवर्तकाल बता दीजिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं इस टॉपिक के बारे में कि ये टॉपिक क्या कहता है। देखिए ध्यान से, हमने मान लिया, ऐसे सपोज दैट कंपेयर कर लिया कि एक P पर हमारा m द्रव्यमान का पार्टिकल है जो आवर्ती गति कर रहा है, या ऐसे मान सकते हैं कि सूर्य है, पृथ्वी उसके चारों तरफ आवर्ती गति कर रहा है। पृथ्वी का पूरा द्रव्यमान क्या है, m है। पृथ्वी और सूर्य के बीच बनने वाला जो कोण है, पृथ्वी और सूर्य के बीच जो बनने वाला कोण है थीटा है। इस थीटा को हम नाम रखेंगे कोणीय विस्थापन। और जिस वेलोसिटी से ये गति कर रहा है, पृथ्वी सूर्य के परितः है, अपनी कक्षा में जिस वेग से गति कर रहा है उस वेग का नाम होगा कोणीय वेग। अब ध्यान से सुनिएगा कि जब ये कोणीय वेग से गति करेगा, थीटा विस्थापन गति करेगा, तो कुछ समय लगेगा। उस समय हम मान लिए टी है। जब यह एक चक्कर पूरा लगा लेगा सूर्य का, तो समझिएगा पूरा आवर्तकाल क्या होगा, कैपिटल टी होगा। लेकिन अब इसका एक प्रोसेस ऐसे समझना होता है कि पृथ्वी सदैव सूर्य के सेंटर पर फोर्स लगाती है और सूर्य भी पृथ्वी पर फोर्स अप्लाइड करता है, जिनके मध्य का जो फोर्स होता है कांस्टेंट होती है। यानी सूर्य और पृथ्वी के मध्य लगने वाला जो फोर्स होते हैं वो कांस्टेंट होती है। इसलिए पृथ्वी कभी सूर्य के समीप और न ही सूर्य कभी पृथ्वी के समीप बहुत करीब में आकर के चिपकता नहीं है। यानी इनके बीच जो फोर्स होती है वो कांस्टेंट होती है। तो जब पृथ्वी सूर्य के सेंटर पर फोर्स लगाता है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, या कह देंगे सूर्य जब पृथ्वी के सेंटर पर फोर्स लगाता है तो उसको भी सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, या अभिकेंद्रक बल कहेंगे, ऐसे बोल देंगे। तो उसी स्ट्रक्चर को हम यहां समझाने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, हमने माना कि हमारा P कोई, यानी m द्रव्यमान का कोई पार्टिकल है, m द्रव्यमान का कोई पार्टिकल है जो P बिंदु तक एक गति कर रहा है थीटा कोण पर, या ऐसे कह सकते हैं P हमारा कोई कण है, अवयवी कण है, जिसका द्रव्यमान क्या है, m है, और a आवर्ती गति मूल बिंदु O के परितः आवर्ती गति कर रहा है। तो यह x से P पॉइंट तक जाने में कितना विस्थापित होता है, थीटा कोण विस्थापित होता है। और इसका जो कोणीय वेग है, इसका डायरेक्शन पहले ध्यान से देखते हैं, ये डायरेक्शन है, इसका जो कोणीय वेग है यह क्या है बाबू, ओमेगा है। एक कोणीय वेग यानी P पार्टिकल का कोणीय वेग क्या है, ओमेगा है। और x से P तक जाने में जो समय है वो स्मॉल t है। एक चक्कर लगाने में जो समय है आवर्तकाल यानी क्या है, कैपिटल टी है। अब हम मान लेते हैं कि जब एक कोणीय वेग ओमेगा से P पार्टिकल गति करता है तो इसमें दो तरह के गति होते हैं, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं। एक रैखिक वेग होता है और एक कोणीय वेग होता है। तो जो रैखिक वेग होती है सीधी सरल रेखा में गति करता है, और जो कोण का कोणीय वेग होता है वो ऑलरेडी आवर्ती गति करते हुए होता है। अब हम लोग समझेंगे
जब ये पार्टिकल आवर्ती गति करता है तो सेंटर पर फोर्स लगाता है और सेंटर भी इस पर फोर्स अप्लाइड करते हैं। तो इसलिए इन दोनों के मध्य यानी कण और सेंटर के मध्य लगने वाले बल को सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रक बल कहते हैं। जब ये कण आवर्ती गति करता है तो ये त्वरण भी विद्यमान करता है यानी उत्सर्जित करता है। तो आवर्ती गति करते हुए या कोणीय वेग करते हुए जो हमारा त्वरण प्रदान होता है उसे अभिकेंद्रक त्वरण भी कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि अभिकेंद्रक बल केंद्र पर आरोपित होता है हमेशा, कि ये पार्टिकल सदैव अपना फोर्स कहां लगाता है, केंद्र पर लगाता है और केंद्र भी इस पार्टिकल पर फोर्स अप्लाइड करती है। तो जो इनके मध्य फोर्स लगता है उसे अभिकेंद्रक बल कहते हैं और जो त्वरण उस समय प्रदान होती है उसे अभिकेंद्रक त्वरण कहते हैं। उस अभिकेंद्रक त्वरण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से। तो डियर फ्रेंड्स, यह अभिकेंद्रक त्वरण किन बातों पे डिपेंड करती है, कि अभिकेंद्रक त्वरण किन बातों पे निर्भर करता है, इसके बारे में समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमने मान लिया कि जो हमारा x और p के बीच का कोणीय विस्थापन थीटा है और इसका जो कोणीय वेग ओमेगा है, समय क्या है, कैपिटल स्मॉल t है, और इसका जो रैखिक वेग है उस रैखिक वेग को मैं किससे डिनोटेड कर दिया, v है। तब देखो अब यहां से हम एक लंब खींच देते हैं, एक लंब खींच देते हैं तथा यानी समझ लीजिएगा जो p पार्टिकल है, p पार्टिकल से एक लंब pn खींचते हैं और pq एक लंब खींचते हैं। तो जब ये पार्टिकल यानी लंब से रैखिक वेग पर एक कोण बनाते हैं थीटा, जो यह थीटा कोण इस थीटा कोण के लगभग में बराबर होती है। अब जितना एंगल आधार यानी यह ओ एक्स और ओ पी के मध्य बनता है उतना ही एंगल हमारा पी ओ और पी क्यू के बीच बनता है, यानी यहाँ का कोण एकांतर होता है, दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब आप लोगों को हम बता चुके हैं जहां से कोण खींची जाती है वह हमेशा आधार होता है और जहां से कोण नहीं खींची जाती है इसके सम्मुख की भुजा जो प्राप्त होती है वो हमेशा हमारा क्या होता है, लंब होता है। देखो इस कोण के सम्मुख भुजा अगर हम एक कल्पना करें तो यह हमारा एक भुजा प्रदान होगा, जो यह भुजा इसके समांतर होगा, यानी यह किसका काम करेगा, लंब का। तो यह भुजा इसके बराबर इस भुजा के बराबर होगा, तो यह भी हमारा किसका काम करेगा, लंब का। तो लंब पर हम आप लोगों को बताए हैं कि अगर सदैव लंब पर सदैव साइन थीटा होता है और जो क्षैतिज अक्ष होती है इस पर क्या होता है, कास थीटा होता है। अब ध्यान से देखिएगा कि जब p पार्टिकल इस पर गति करने लगेगा, गति करते हुए जब अपना कोणीय त्वरण या अभिकेंद्रक त्वरण प्रदान करेगा तब उसका व्यंजक क्या होगा, ध्यान से देखते रहिएगा। हमें ज्ञात है, यहां देखना, हमें ज्ञात है, मैं इसका डेरिवेशन कर रहा हूं, हमें ज्ञात है कण का कोणीय त्वरण अल्फा है तथा कोणीय विस्थापन, ध्यान से देखते चलिएगा बाबू, कोणीय विस्थापन थीटा है, कोणीय विस्थापन क्या है, थीटा है। तब ध्यान से देखना बाबू, तब PQ के समांतर घटक, PQ के समांतर घटक, ध्यान से देखना, PQ के समांतर घटक, मैं इसको थोड़ा सा कुछ इन टाइप से फिगर, यानी इसी P पॉइंट को मैं यहां मान लिया। अब यह एक रेखा है, इसका वेलोसिटी के रैखिक वेग क्या माना, v माना। ये हमारा क्षैतिज अक्ष है और ये हमारा ऊर्ध्वाधर अक्ष है। मैं कोण यहां से माना हूं, यह जहां से कोण मानता हूं ये थीटा कोण माना हूं, यानी यह कोण आधार को टच किया है, यानी P से लंब वाले को टच किया यहां से, तो ये किसका काम करेगा, जहां से कोण खींची जाती है किसका काम करता है, आधार का, और जो जहां पे नहीं खींची जाती वो हमारा किसका काम होता है, लंब का, यानी इसके सम्मुख वाला भुजा हमेशा क्या होगा, इसके सामने वाला भुजा लंब होता है। तो ये किसका काम करेगा, या इसके समांतर यह है तो लंब का काम करेगा। तो इस पर क्या होता है, कास थीटा। अब कितना वेलोसिटी से ये गति कर रहा है, कितना वेग से, रैखिक वेग v से गति कर रहा है।
ध्यान दीजिएगा कि जहां रैखिक वेग होता है वहां कोणीय वेग भी होता है, यानी कह सकते हैं कि कोणीय वेग जब गति यानी कोणीय वेग किसी कण का होगा, किसी कण का अगर जो कोणीय वेग उपस्थित होगा तो समझिएगा उसके साथ साथ रैखिक वेग भी उपस्थित होता है। कभी भी इसको डाउट मत समझिएगा कि जब कण का कोणीय वेग रहेगा तो वहां रैखिक वेग रहेगा, या रैखिक वेग अगर जो होगा तो वहां कोणीय वेग सदैव रहता है। तो ध्यान से देखिएगा, इस अक्ष पर यानी इस अक्ष पर हमारा क्या होगा, कोणीय वेग, और इस अक्ष पर भी हमारा कोणीय वेग और रैखिक वेग। तो इस लंब पर हमने बोला है साइन थीटा और आधार पर हमने बोला है कास थीटा। ये दोनों किसके बराबर होंगे, ये दोनों किसके बराबर, यानी कोणीय वेग और रैखिक वेग दोनों किसके बराबर होंगे, अभिकेंद्रक त्वरण के। किसके बराबर होंगे बाबू, अभिकेंद्रक त्वरण के। अब हमारा अभिकेंद्रक त्वरण क्या होता है, यानी अल्फा के। अभिकेंद्रक त्वरण को मैं किससे डिनोटेड किया हूं, अल्फा से। तो अल्फा बराबर v इंटू ओमेगा कास थीटा। ऐसे ही अल्फा बराबर v इंटू साइन, और ये v यानी v इंटू ओमेगा साइन थीटा। बट ये देखी जाए कि ये हमारा आधार है और ये हमारा लंब है, दोनों की दिशाएं क्या हैं, अपोजिट हैं। अपोजिट दिशा होने के कारण यहाँ कौन सा साइन ले लेते हैं, माइनस साइन, और ये पॉजिटिव यानी ऊर्ध्वाधर होने के कारण इसका साइन कैसा लेते हैं, लंब के लिए पॉजिटिव साइन लेते हैं। तो ध्यान से देखते रहिएगा, पी क्यू के समांतर यानी पी क्यू के जो समांतर ये लंब है, तो ये भी क्या है बाबू, लंब है। ये भी क्या है, लंब है। और ये भी यानी हाई रेखा अगर ओ क्यू की बात की जाए तो पी एन के बराबर लगभग में दिख रहा है, यानी ओ क्यू की वैल्यू मैं मान लू वाई है, ओ क्यू की वैल्यू पूरी वैल्यू वाई है, तो पी एन की वैल्यू भी हमारी क्या होगी, वाई होगी। तो ओ क्यू पी एन के समांतर होगा। तो समांतर जब होगा तो एक इसका काम किया है आधार का, एक इसका काम किया है आधार का। तो आधार के लिए हम क्या लिखेंगे, पी क्यू इक्वल v इंटू ओमेगा कास थीटा। इसको समीकरण नंबर कितना मानेंगे, या ऐसे मान लेंगे कि या करके कि अल्फा बराबर v इंटू ओमेगा कास थीटा। चूंकि आप ध्यान से देखते रहिएगा बाबू आप लोग कि जो हमारा रैखिक वेग होता है, जो हमारा रैखिक वेग होता है, इसको ध्यान से देखिएगा समीकरण नंबर 1 मान के, अतः आयाम बराबर, यहां ध्यान दीजिए फार्मूला मैं बता रहा हूं, आयाम बराबर रैखिक वेग बटे कोणीय वेग, रैखिक वेग बटे कोणीय वेग। इसको मैं कल के डिफिनीशन में भी और कल के डेरिवेशन में भी लिखा था। आयाम को किससे प्रतीक करते हैं, ए से, रैखिक वेग को v से और कोणीय वेग को ओमेगा से। तो हमारा वैल्यू क्या मिलेगा, v बराबर a इंटू ओमेगा। अब समीकरण नंबर इसको कितना मानिएगा, 2, तथा यहां ध्यान दीजिएगा, तथा हमें प्राप्त है, यहां हमें क्या प्राप्त है, हमें प्राप्त है, ऐसे प्राप्त है बाबू कि थीटा इक्वल ओमेगा इंटू टी। इसको समीकरण नंबर कितना मानिएगा, 3। अब लिख दीजिएगा, इस फिगर को मैं इरेज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके। ध्यान से देखिएगा, समीकरण ऐसे लिखिएगा, दिमाग लगाइएगा आप लोग, कहीं दिक्कत ना हो, ताकि आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। समीकरण 2 व समीकरण 3 से भी तथा, यहां देखना, भी तथा थीटा का मान, भी तथा थीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे, ये समीकरण हमारा 1 है, तो अल्फा बराबर हमें क्या मिलेगा, v के जगह मैं क्या रखूंगा, a इंटू ओमेगा। अब पहले से ओमेगा हमारा है, इंटू कास थीटा, थीटा के जगह मुझे क्या लिखना है, ओमेगा इंटू टी। तो हमारा क्या मिल जाएगा, अल्फा इक्वल a ओमेगा स्क्वायर इंटू कास ओमेगा टी। अब ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक इसी प्रकार इसको समीकरण नंबर मैं 4 मान ले रहा हूं। ठीक इसी प्रकार पी क्यू के
पी क्यू, जो पी क्यू है पी क्यू के समांतर था, अब पी क्यू के लंब घटक, लंबवत घटक के लिए, घटक के लिए लंबवत घटक के लिए अल्फा बराबर, लंबवत के लिए साइन थीटा, लंब पर मैं बोला हूं साइन थीटा होता, अल्फा बराबर ए ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी होगा। अब ध्यान से देखिएगा, या कर देंगे, लेकिन हम बोले हैं कि निगेटिव साइन होती है, अल्फा बराबर ओमेगा स्क्वायर माइनस पहले लगा दे रहा हूं ए साइन ओमेगा टी। अब चूंकि यहां ध्यान से कोष्टक लगा दिया हूं, चूंकि ए साइन ओमेगा टी बराबर मैं कल पढ़ाया था वाई, या ऐसे पढ़ाया था वाई बराबर ए साइन ओमेगा टी, ये हमारा तरंग का समीकरण होता है। तब हम क्या पाएंगे, अल्फा इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। इसको समीकरण नंबर मैं 5 मानता हूं, इसको समीकरण नंबर मैं 6 मानता हूं। अतः समीकरण 6 से स्पष्ट होता है कि, अतः याद रखिएगा समीकरण 6 से स्पष्ट यह होता है कि जो हमारा अभिकेंद्रक त्वरण अल्फा होता है, अभिकेंद्रक त्वरण अल्फा होता है, कोणीय वेग का स्क्वायर घातांक यानी वर्ग तथा उन विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ऐसे कह सकते हैं कि जो अभिकेंद्रक त्वरण अल्फा होती है वो विस्थापन y के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कह ऐसे सकते हैं हम, इस टाइप से डिपेंड कर सकते हैं कि जब हमारा ए पार्टिकल यानी ये पार्टिकल P इस y एक्सिस पर यानी इस पॉइंट पर आ जाएगा, तो इसका जो विस्थापन होगा उनके त्वरण के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर जो हम विस्थापन को बढ़ाते जाएं, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरियां को बढ़ाते जाएं, तो हमारा जो त्वरण विद्यमान होगी वो अधिक होता चला जाएगा। या ऐसे कह दें कि इस पार्टिकल को हम कम करते आए, यानी विस्थापन कम करते आए, इसके सेंटर के समीप लेते आए, तो उसका जो त्वरण होगा वो कम होता चला जाएगा। यानी विस्थापन बढ़ाएंगे तो कोणीय त्वरण बढ़ेगा, अगर विस्थापन घटाएंगे तो कोणीय त्वरण घटेगा। अब हम इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देते हैं ऐसे कि केस नंबर फर्स्ट सेकंड मान करके, ऐसे सेकंड फर्स्ट सेकंड मान करके लिखते हैं केस नंबर फर्स्ट, केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट में क्या मान लेते हैं, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तब, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो तब समीकरण 5 से याद रखे रहिएगा, समीकरण 5 से हमारा क्या मिलेगा, अल्फा बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन, यहां पे मैं लिखा था थीटा बराबर ओमेगा टी बराबर कितना लिखना है, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री। अब चूंकि साइन देखो साइन 0 प्राप्त हो गया, तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0, तो अल्फा बराबर क्या होता है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर गुणे 0, तो बराबर कितना हो जाएगा, 0, यानी अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी कह सकते हैं कि अगर जो हमारे पार्टिकल यह पार्टिकल मूल बिंदु पर आ जाए, ये पार्टिकल मूल बिंदु पर आ जाए, तो हमारा जो कोणीय त्वरण होगा या अभिकेंद्रक त्वरण होगा वो 0 हो जाएगा। केस नंबर सेकंड सीखते हैं, केस नंबर सेकंड की बात करते हैं। यदि थीटा बराबर यानी ओमेगा टी बराबर 90 डिग्री या π/2 हो तब, 90 डिग्री को π/2 भी लिखते हैं, तब की मैं बात करता हूं, तब हमारा क्या होगा, अल्फा बराबर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन 90 डिग्री, यानी साइन 90 डिग्री। अब चूंकि साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह 1 होती है। अब ध्यान से देखिएगा कि अल्फा बराबर यानी इसके जगह पे 1 आ जाएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर होता है। यानी कह सकते हैं कि जब हमारा
पार्टिकल जीरो पर था, यानी जीरो पर आ गया था, यह पार्टिकल यहां आ गया था, तो उसका जो अभिकेंद्रक त्वरण था जीरो था, लेकिन ये पार्टिकल जब यहां लंबवत आ जाएगा तब उसका अभिकेंद्रक त्वरण यानी अल्फा ए यानी आयाम और कोणीय वेग के स्क्वायर के गुणनफल के बराबर होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि ये बात आप लोगों को लगभग में समझ में आ गई होगी। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।